तो गन्ना उत्पादन की नवीन तकनीकी पहुंचाने के लिए यूपी सीएसआर के फेसबुक पेज पर एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जो प्रत्येक मंगलवार को सायं 4 बजे प्रारंभ किया जाता है। हम प्रत्येक मंगलवार को सायं 4 बजे आपसे रूबरू होते हैं नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ। और इसी क्रम में आज हम आपसे चर्चा करेंगे सिंगल बड विधि द्वारा गन्ने की नर्सरी तैयार करना। किस तरीके से सिंगल बड विधि द्वारा नर्सरी तैयार की जाती है, किस तरीके से ये हमारे लिए लाभदायक है, कितनी बीज की बचत होती है, उपज में कितनी बढ़ोतरी होती है, इन सभी विषयों पे हम बात करेंगे। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद शाहजहांपुर के प्रक्षेत्र अधीक्षक श्री वीसी जादौन जी। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं किसान भाइयों को ये चाहूँगा कि आप बताएं कि अगर किसी किसान भाई को 1 हेक्टेयर गन्ने की बुआई करनी है तो उसके लिए हमें जो नर्सरी तैयार करनी होती है, सिंगल बड विधि से नर्सरी तैयार करनी होती है, वो कितने क्षेत्रफल में तैयार करनी होती है और कितना बीज की आवश्यकता होती है? किसान भाइयों, अगर हमको 1 हेक्टेयर अगर गन्ना लगाना है तो उसके नर्सरी के लिए हमको केवल मात्र 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है और इसमें केवल की बीज जो है 10 से 12 कुंटल लगता है। क्योंकि सामान्य बुवाई में 50 से 60 कुंटल लगता है, तो लगभग 1 पट्टे में 5 भाग ही इसमें बीज में प्रयोग किया जाता है। तो सिंगल बड से अगर हम तैयार करते हैं तो केवल हमें 100 वर्ग मीटर की जगह की आवश्यकता होती है और 10 से 12 कुंटल बीज की आवश्यकता होती है। डॉक्टर साहब, अगर हमें नर्सरी तैयार करनी है, पहले तो ये हमारे किसान भाइयों को बताएं कि नर्सरी तैयार करने का उचित समय क्या है। अगर हम शरतकालीन गन्ना बुआई की अगर हम बात करें तो उचित समय क्या है? इस समय किसान भाई नर्सरी तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल उचित समय है। इसमें 25 अगस्त हो रही है तो 25 अगस्त से आप नर्सरी डाल सकते हैं, क्योंकि कम से कम नर्सरी जो है 1 महीने के मैच्योर होने के उपरांत ही उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो पहले 15 सितंबर से हमारी गन्ने की बुआई शरतकाल की शुरू हो जाती है, इसलिए इस समय आप लगा सकते हैं। क्योंकि जो धान के खेत खाली नहीं होंगे समय से, उन खेतों में समय से बुआई करने के लिए नर्सरी जो है सिंगल बड से हम तैयार कर लेते हैं। अर्थात आपके कहने का ये तात्पर्य है कि अगर किसी किसान भाई का खेत नहीं खाली है, उन्होंने धान लगा रखा है, तो अगर हम पहले से नर्सरी तैयार कर लेते हैं तो धान की कटाई के बाद उस नर्सरी को प्रत्यारोपित कर देंगे सीधे टाइम से प्रत्यारोपित टाइम से। कई बार ऐसा होता है किसान भाइयों के लिए कि जब धान की कटाई होती है तो बुआई का समय निकल चुका होता है, उस समय फिर जमाव में दिक्कत आती है, तो उसके लिए ये सिंगल बड विधि बहुत ही उपयोगी है। अब बात आती है डॉक्टर साहब कि किस तरीके से नर्सरी तैयार करें। उसमें सबसे पहले जो बात आती है कि नर्सरी के लिए जो बेड तैयार किया जाता है, किस तरीके से किसान भाई नर्सरी के लिए बेड तैयार करें ताकि उस पर वो नर्सरी तैयार कर सकें? किसान भाइयों, इसमें बहुत सिंपल है। 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की तैयारी करने के लिए केवल 1 जुताई आप रोटावेटर से करा दें और रोटावेटर से ही के उपरांत ही आपका खेत तैयार हो जाता है। और उसके लिए आपको 1 मीटर चौड़ाई के यानी बेड तैयार कराना पड़ता है। जिस तरीके से यहाँ पे किसान भाई देख सकते हैं ये बेड तैयार की गई है। इस पर आप लगभग ज़मीन की सतह से 15 सेंटीमीटर हम ऊंचाई दे देते हैं, लेकिन जिस पर मिश्रण जो डाला जाएगा वो 1/3 जो है बालू रहेगी, 1/3 आप कंपोस्ट खाद रहेगी और 1/3 जो है आपका मिट्टी छनी हुई होगी, जो तीनों का मिश्रण करके इस पर 15 सेंटीमीटर लेयर बिछा दी जाती है। यहाँ पे 1/3 बालू का रेत है और 1/3 ये छनी हुई मिट्टी है और 1/3 सड़ी हुई कंपोस्ट खाद है। इन तीनों को डॉक्टर साहब मिला करके ये बेड तैयार किया गया है। ये जो बेड आप देख रहे हैं 1 मीटर चौड़ी ये बेड है और इन तीनों के मिश्रण से ये बेड तैयार किया गया है, जो ज़मीन की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊपर है और चौड़ाई इसकी 1 मीटर है। 1 मीटर है और लंबाई अपनी आवश्यकता के अनुसार रखी जाती है कि जितना आपका क्षेत्रफल है तो लंबाई आप इसको कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई आपकी फिक्स रहती है कि 1 मीटर इसकी चौड़ाई होनी चाहिए और ज़मीन की सतह से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई बेड होना चाहिए, जिससे पानी उसके ऊपर न चढ़े, जिससे हमारा जमा प्रभावित हो। अब बात आती है डॉक्टर साहब कि जो हमारा इसके लिए हम नर्सरी के लिए जो बीज गन्ने की कटाई करेंगे उसकी क्या साइज होनी चाहिए, किस तरीके से कटाई करें किसान भाई, इसके लिए उसकी क्या तरीका है? इस समय अगर आप नर्सरी तैयार करने जा रहे हैं, नर्सरी डालने जा रहे हैं, तो जो पौधशाला हमारी जहाँ पर भी पौधशाला है वो लगभग 8 से 10 महीने की पुरानी पौधशाला होनी चाहिए, जिसमें कीट मुक्त होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए और गिरा हुआ गन्ना नहीं होना चाहिए और मध्यम मोटाई के गन्ने होने चाहिए, जिससे न ज़्यादा पतला हो। तो अगर पतले के गन्ने का हम नर्सरी डालते हैं तो उसका पौधा जो है कमज़ोर और देर से निकलता है, इसलिए मध्यम मोटाई के अगर गन्ने होंगे तो जमाव अच्छा होगा, बेहतर होगा।
अब बता दिए टुकड़ों की अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो यहाँ पे जो ये गन्ने के टुकड़े रखे हुए हैं, कितनी लंबाई के ये टुकड़े होने चाहिए? और मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि जो गन्ने के जो टुकड़े हैं ये कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर लंबे होने चाहिए थे जी, और ऊपर का जो आँख की जो दिशा होती है ऊपर वाली, वो हिस्सा छोटा होना चाहिए और नीचे वाला हिस्सा बड़ा होना चाहिए, जिससे यानी फूड मटेरियल यानी पौधे को जड़ से अच्छा प्राप्त हो जाएगा। जो नीचे वाले पोर्शन से ही भोजन पौधे को प्राप्त होता है। ये तो डॉक्टर साहब बात हो गई कि बीज की कटाई, बीज क्या होना चाहिए। इसका शोधन किसान भाई कैसे करें? कितनी मात्रा पानी की होनी चाहिए और कितनी मात्रा इसमें, अगर कीटनाशक की बात करें, फंजीसाइड की बात करें, तो कितनी मात्रा इसकी होनी चाहिए? थोड़ा किसान भाइयों को बताएं। इसके लिए जैसे ही आपने बीज तैयार किया, 5 से 6 सेंटीमीटर लंबे टुकड़े काट लिए हैं और कटे हुए सिरे आप देख लेंगे कि स्वस्थ हैं, साफ हैं और गूदा जो है सफ़ेद होना चाहिए। लाल गूदे वाले आँखें अगर क्षतिग्रस्त हैं उनको निकाल देना चाहिए। इसके बाद हम बीज शोधन करते हैं। बीज शोधन के लिए 40 लीटर हम एक प्लास्टिक का टब लेंगे, जिसमें 40 लीटर पानी लेंगे। 40 लीटर पानी में फंगीसाइड जो है आपका बावेस्टिन 40 ग्राम लेंगे उसके साथ में, और भूमिगत जो कीट होते हैं, कीड़े या बीमारियों को बचाने के लिए उसके लिए एमिडाक्लोप्रिड का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए 40 लीटर में 20 ml दवा एमिडाक्लोप्रिड की मिलाते हैं। दोनों दवाओं को मिला करके और जो गन्ने के टुकड़े काट लेते हैं उनको कम से कम 10 मिनट के लिए उसमें डुबाया जाता है। ये टुकड़े डॉक्टर साहब इसमें रखे हुए हैं, मैं चाहूँगा कि इसमें से ये जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो इसमें से टुकड़े निकालें। ये लगभग 10 मिनट पहले इसमें बीज शोधन के लिए डाले गए थे और अब ये टुकड़े निकाल के वहाँ पे ये आपका बीज शोधन हो गया, यानी दवा की लेयर कटे हुए सिरे पर आप ट्रीट हो चुका है। अब इसमें कोई भी यानी फफूंदनाशक जो बीमारी है इसमें एंट्री नहीं करेगी। ये बहुत ही सही तरीका है। किसान भाइयों को मैं बताना भी चाहूँगा कि नेटवर्क कुछ कनेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि बीज शोधन का सबसे सही तरीका यही है, क्योंकि जब हम बीज शोधन करते हैं तो गन्ने के दोनों जो कटे हुए सिरे हैं इस पे एक परत चढ़ जाती है, एक लेयर चढ़ जाती है। यही कई बार ऐसा होता है कि हम इसके ऊपर दवा डाल देते हैं जो किसी भी तरह से वो उतना असरदायक नहीं है। तो जब तक ये इस तरीके से हम 10 मिनट डुबोएंगे नहीं, तब तक अच्छी तरीके से बीज शोधन। हाँ, किसान भाइयों को ये भी थोड़ा अवगत करा दें कि जब भी बीमारी गन्ने के टुकड़े के अंदर जाएगी वो कटे हुए सिरे से जाती है। ज़मीन के अंदर जो भी फफूंदनाशक होगी वो कटे हुए सिरे के अंदर ही एंट्री करेगी, तब यानी टुकड़ा आपका सड़ेगा या नुकसान यानी बेकार हो जाएगा। जी, अब बात आ गई बीज शोधन की। अब हम डॉक्टर साहब ये चाहेंगे कि बेड पे किस तरीके से इन टुकड़ों की बुआई हम किस तरीके से करते हैं, ये थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाई इतना थोड़ा देखें कि जो बेड तैयार कर लेते हैं उसमें किसी भी लकड़ी से या किसी से हम लाइन खींच लेते हैं और खींचने के उपरांत आपके टुकड़े जो आँख है वो आसमान की तरफ रहे और बड़ा वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और छोटा वाला हिस्सा नीचे तरफ रहेगा। इस तरीके से किसान भाई देख सकते हैं कि हम जब बेड पे बुआई इसकी करेंगे और तो एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े की दूरी लगभग 1 इंच का फासला देंगे। 2.5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर रख सकते हैं एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े के बीच की दूरी। और डॉक्टर साहब ये लाइन से लाइन की दूरी, जैसे एक लाइन की हमने बुआई कर ली बेड पे, तो फिर दूसरे लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए? जी, जितना टुकड़े का साइज होता है आपका 6 सेंटीमीटर लंबाई है इसकी, उतना ही हम इसकी दूरी दे देते हैं। तो लगभग मान लें 5-6 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी आपकी 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर हो जाती है। इस तरीके से टुकड़ों की बुआई हम कर देते हैं। और इसके ऊपर मिट्टी कितनी डालेंगे हम? जब हम इसको एंट्री कर देते हैं ज़मीन के अंदर तो ऊपर से लगभग 1 इंच मिट्टी मिश्रण जो है आपका, जो मिट्टी है, बालू है और कंपोस्ट खाद है, इनका मिश्रण तैयार करके ऊपर से 1 इंच लेवर कर देते हैं, जिससे नमी का ह्रास न हो। अर्थात जो मिश्रण हमने बना रखा है 1/3 ये जो मिश्रण बना रहा है, जो किसान भाई देख सकते हैं, ये जो हमने मिश्रण तैयार किया रहा है इनको ही हम ऊपर 1 इंच इसके ऊपर डाल देते हैं। ये तो बात हो गई कि बेड की बुआई की किस तरीके से हमने बेड तैयार किया है। अब बात आती है कि अगर हमें सिंचाई करनी हो इस बेड की तो किस तरीके से हम सिंचाई करेंगे ताकि हमारी बेड भी कोई क्षतिग्रस्त ना हो और सिंचाई भी हो जाए। ये हम ध्यान रखेंगे, अगर हम नर्सरी लगाते समय अगर प्रॉपर नमी है इसके अंदर जी, तो लगभग 3 या 4 दिन के बाद सिंचाई करेंगे और वो नालियों में सिंचाई करेंगे, ना कि बेड के ऊपर। हमारा पानी जो नाली के अंदर रहेगा और नाली से ही पानी सोख करके और गन्ने के टुकड़े के आसपास पहुंचेगा।
और इसके एक और ध्यान रखेंगे कि अगर सूखी पत्तियां अगर हैं तो हम 1 हफ्ते के लिए गन्ने की सूखी पत्तियां ऊपर बिछा देते हैं, जिससे नमी का ह्रास ना हो, जिससे गन्ने का जमाव बहुत अच्छा और जल्दी हो। जी। तो सिंचाई की इस तरीके से हम करेंगे, बेड के किनारे 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 करेंगे जब तक गन्ने का जमाव नहीं हो जाता। जब गन्ने का जमाव हो जाए तो भरपूर रूप से सिंचित कर देंगे, बेड के ऊपर भी पानी चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जमाव होगा, जमाव से पूर्व तक केवल नालियों में सिंचाई करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितने दिन बाद रोपाई के लिए अगर हम बात करें कि हमारी नर्सरी कितने दिन में तैयार हो जाती है, रोपाई योग्य कितने दिन में हो जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न किया पाठक जी ने कि नर्सरी कब तैयार हो जाती है। तो नर्सरी का लगभग ये है कि अगर एक पौधे में 4 से 5 पत्तियां अगर हो जाती हैं तो ये लगाने योग्य हो जाता। तो ये 4-5 पत्तियां लगभग 1 महीने के आसपास हो जाती हैं। जब पौधा 25 से 30 दिन में ये नर्सरी हमारी 25 से 30 दिन के अंदर अगर आपका पौधा ये तैयार हो जाता तो 4-5 पत्तियां हो जाती हैं। उस समय आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करते समय थोड़ा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हमको पौधा जब ले जाना हो दूसरी जगह पर तो 3 दिन पूर्व बेड के ऊपर अच्छी भरपूर समुचित मात्रा में सिंचाई करेंगे, जिससे जड़ जब खुदाई हो तो जड़ से हल्की हल्की मिट्टी उसके साथ में जाए, जड़ के साथ जाए, हल्की मिट्टी जाए। तो इस तरीके से यहाँ से ले जा करके हम लोग रोपाई कर सकते हैं 25 से 30 दिन में। 25 से 30 दिन में। और रोपाई के लिए वही तरीका है जैसे हम गन्ने की बुआई करते हैं, रोपाई हम 1.5 फीट पे खेत पहले से तैयार करके। अब बात आती है कि जब आपकी नर्सरी तैयार हो चुकी है तो आपको जहाँ ट्रांसप्लांट करना है तो उसकी खेत की तैयारी के बारे में हमको सोचना होगा कि उसमें हम कैसे तैयारी करें। उसके लिए सबसे बेस्ट है कि पहली जुताई डिस्क प्लाऊ से कराएं, 1 जुताई हैरो से, 2 जुताई कल्टीवेटर से, लास्ट में हमको रोटावेटर से जुताई करानी है। कि हमारे किसान भाई ऐसा करते हैं कि पहले ही रोटावेटर चला देते हैं, जिससे गहरी जुताई नहीं हो पाती। इसलिए अंतिम में जब अंतिम जुताई हम करें उस समय रोटावेटर चलाएं, तब आपका खेत भुरभुरा हो जाता है और नर्सरी लगाने की योग्य हो जाता है। अब बात आती है कि कितनी दूरी पे लगाई जाए। तो जैसे ही आपके क्षेत्र में जो भी पद्धति चल रही हो, 90 सेंटीमीटर पर बुआई चल रही हो या ट्रेंच विधि से चल रही हो, उसके कोण कम से कम 20 से 22 सेंटीमीटर गहरे बनाए जाए। जितना गहराई पर अगर पौधा लगेगा तो उसमें गिरने की प्रवृत्ति उसमें बाद में कम से कम देखने को मिलेगी। तो 20 से 22 सेंटीमीटर गहरे कोण बनाए जाएँ, 8 से 9 इंची। और 90 सेंटीमीटर अगर आपके क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में अगर 90 सेंटीमीटर बुआई हो तो 3 फीट पर दूरी पे करें, कहीं भी 2x4 पे भी कर सकते हैं। ट्रेंच विधि में करना चाहें तो 4 फीट पे, लेकिन उसमें पौधे से पौधे की दूरी जो रखी जाएगी वो केवल आपकी 1.5 फीट रखी जाएगी, 45 सेंटीमीटर। दूसरी बात, जब हम पौधा उखाड़ते हैं, ले जाते हैं, खुरपी के माध्यम से उसको निकालते हैं जड़ सहित, तो गांठ की जितनी भी लंबाई होगी उतना ही गहरा गड्ढा नाली के अंदर खुदना चाहिए। जिससे वो गांठ जो है गड्ढे के अंदर चली जाए। लेकिन उससे गांठ लगाने से पूर्व हमको उर्वरकों का भी समावेश करना होगा कि हमको उर्वरक क्या क्या डालना है। तो किसान भाइयों कि खेत की तैयारी करते समय अगर हमको नर्सरी से सिंगल बड से करनी है तो कम से कम 100 कुंटल पर हेक्टेयर हिसाब से कंपोस्ट खाद सड़ी हुई आवश्यक है। उसमें 20 से 25 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई करते समय यूज करना है। 80 केजी आपको फास्फोरस यूज करना है और 60 केजी आपको पोटास यूज करना है और 25 केजी आपको जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रुपाई करते समय उसका डालना है बेसन। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं लास्ट में पूछूंगा आपसे कि कई बार किसान भाइयों की ये शिकायत होती है कि हम नर्सरी तो उनकी बड़ी अच्छी तैयार हो जाती है और ये जो सीडलिंग हमारी तैयार होती है, नर्सरी तैयार हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन उस नर्सरी को जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं, खेत में ले जा करके प्रत्यारोपित करते हैं, तो वहाँ पे कहीं न कहीं किसी स्तर पे कोई न कोई कमी ऐसी रह जाती है जिससे कि कई बार पौधे मर जाते हैं। उसमें के बारे में थोड़ा सा किसान भाइयों को बताएं। इसके में बहुत ज़रूरी है कि किसान भाई थोड़ा सा गलती हो जाती है तो हमारा पौधा मरने की स्थिति में पहुँच जाता है। तो पहला काम, जैसे ही ट्रांसप्लांट यहाँ से जब ले जाएँ तो 3 दिन पहले सिंचाई करें, समुचित सिंचाई करें, अच्छी सिंचाई करें। दूसरा, 1/3 पत्तियाँ ऊपर से काट दें जी, यानी ट्रांसप्लांट करते समय। और जब पौधा आपका ट्रांसप्लांट आप कर देते हैं ज़मीन के अंदर तो 2 घंटे के अंदर सिंचाई करना बहुत आवश्यक है। अगर आप सिंचाई में विलम्ब करेंगे तो निश्चित रूप से पौधों की संख्या सीमित हो, सूखेंगे और मरेंगे ज़्यादा। इसलिए 2 घंटे के अंदर सिंचाई खेत में हो जानी चाहिए। शुरुआती समय में अगर हम बात करें कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं, प्रत्यारोपित करते हैं पौधों, उस समय हमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखना है। पौधा लगाते जाएँ, सिंचाई ये व्यवस्था होनी चाहिए कि सिंचाई पीछे से
होती चली जाए, पौधा लगाते हुए चले जाएंगे, सिंचाई पीछे से होती चली जाएगी। इस प्रकार से अगर आप देखें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 23,500 के आसपास पौधे लगते हैं पर हेक्टेयर के हिसाब से। जब 100 वर्ग मीटर में आप नर्सरी लगाते हैं तो उस समय आप मेरे हिसाब से लगभग 25,000 पौधों की व्यवस्था होती है और उसमें ट्रांसप्लांट 23,500 होते हैं। तो जो 1,500 पौधे बचते हैं वो गैप फिलिंग के लिए बाद में काम आ जाते हैं। जो पौधा मर जाते हैं या सूख जाते हैं तो उनकी जगह पर उनको प्लांट कर दिया जाता है। इसलिए हम 25,000 पौधों की नर्सरी तैयार करते हैं। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक चीज़ और मैं चाहूँगा, कई बार किसान भाई ये आज जैसा कि आपने बताया कि इसमें मात्र आपने बताया कि इसमें मात्र 10 से 12 कुंटल ही बीज लगता है और सामान्य विधि में हमें 50 कुंटल 60 कुंटल, अगर ट्रेंच विधि की बात करें तो 70 कुंटल तक बीज लग जाता है। क्या अगर हम बात करें कि अगर हम इसी विधि से गन्ने की खेती करें तो क्या इसमें खर्च ज़्यादा आएगा सामान्य विधि की तुलना में? सामान्य विधि में खर्चा लगभग कम ही आता है, इसमें ज़्यादा नहीं आता। चूँकि अगर हम इसकी नर्सरी की तैयारी करते हैं तो नर्सरी तैयारी करते समय गन्ना कटाई से लेकर के कटाई छटाई और आपका बीज शोधन और उसको लगाना लगभग 34 लेबर लगता है जी। और सामान बुवाई करते हैं तब उसमें 36 लेबर लग जाता है जी। अगर हम बीज की मात्रा करें 60 कुंटल का बीज की जो लागत आती है और आपका 12 कुंटल की लागत है तो 5 गुना हमारा खर्चा बीज में बचता है। तो जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें 45 लेबर की आवश्यकता पड़ती है, उसके बाद कोई लेबर की आवश्यकता नहीं पड़ती है जी। इसलिए और इसमें गन्ने का जमाव सामान्य विधि की तुलना में लगभग 90% होता है और सामान्य विधि में 35 से 40% होता है। तो जमाव में एकदम उत्साहवर्धक यानी देखने को मिलता है, लगभग 60% हमको जमाव ज़्यादा मिलता है सर। और दूसरी बात यह है कि इसमें प्रति थन जो है लगभग 7 गन्ने एक मोटाई के एक लंबाई के बनते हैं, जिससे गन्ने की पैदावार बढ़ती है निश्चित रूप से। जबकि सामान्य विधि में 3-4 गन्ने बनते हैं, कुछ गन्ने पतले कुछ गन्ने छोटे रह जाते हैं। इसमें ब्यांत जो है एक साथ होता है, यानी सबसे जो प्लस पॉइंट होता है कि जो टिलर्स निकलते हैं वो एक साथ निकलते हैं जी। तो देखा किसान भाइयों ने आप लोगों ने कि इस विधि में क्या क्या फ़ायदे हैं। अगर सामान्य विधि से हम अगर तुलना करें तो उसमें खर्चा भी हमारा कम आता है। खर्चे के साथ साथ अगर बात करें तो जो गन्ने इससे बनते हैं एक समान गन्ने बनते हैं, उपज में हमारे वृद्धि होती है, चीनी परते में वृद्धि होती है और आर्थिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही लाभदायक है। आज डॉक्टर साहब ने आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले मंगलवार को हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सभी को नमस्कार।